स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज बेटा हमारा टॉपिक है भारत में संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। तो पहले हम संसदीय सरकार किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। डॉक्टर गार्नर के अनुसार संसदीय सरकार वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से विधानमंडल या प्राय उसके लोकप्रिय सदन के प्रति अंतिम तथा राजनीतिक तौर पर मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हों, जबकि राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक या राजनीतिक कार्यपालिका हो और उत्तरदायी हो। यानी कि क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होंगी संसदीय सरकार में, और एक वो वास्तविक कार्यपालिका के तौर पर काम करेगी और एक नामात्र की कार्यपालिका के तौर पर काम करेगी। जो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करेगी वो मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल होगा और ये प्रत्यक्ष तौर पर जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि नामात्र की कार्यपालिका जो है वो जनता के प्रति या किसी संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। अब ले लेंगे हम भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें विधानमंडल तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध रहता है और संविधान की ओर से उसे अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं, और उन शक्तियों को प्राप्त करने वाला राज्य का अध्यक्ष नामात्र का अध्यक्ष होता है। व्यवहार में उसकी शक्तियों को वह स्वयं या उसकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। वास्तविक तौर पर उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा विशेषताओं में नामात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद। भारत की संसदीय प्रणाली की प्रथम विशेषता यही है कि एक नामात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका होगी, जिसमें भारत का राष्ट्रपति नामात्र की कार्यपालिका है और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान द्वारा सभी शक्तियां राष्ट्रपति को दी जाएंगी, लेकिन वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उसके परामर्श के अनुसार ही करेगा, और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक मुखिया के तौर पर ही काम करेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा विधानमंडल तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। अब वो घनिष्ठ संबंध क्या है? पहला हमने किया भेद और अब करेंगे हम घनिष्ठ संबंध। भारत में मंत्रिमंडल का निर्माण संसद में किया जाता है और संसद में जिस राजनीतिक दल अथवा दलीय गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को हम प्रधानमंत्री नियुक्त कर देती है। फिर प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए उसे संसद में दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। कई बार प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसके पास 6 महीने का समय होता है कि वो किसी एक सदन की सदस्यता को प्राप्त कर ले। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो 6 महीने के बाद उस मंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है हमारा मंत्रिमंडल का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि प्रधानमंत्री और उसका जितना भी मंत्रिमंडल है वो संसद में सभी सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होंगे। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भी अगर विश्वास पत्र कैंसिल हो जाता है तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के सामने उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह हुआ कि मंत्रिमंडल जो भी निर्णय संसद व देश के सामने रखता है प्रत्येक मंत्री उसके लिए उत्तरदायी होता है, चाहे वह निर्णय किसी भी विभाग से संबंधित क्यों ना हो। यदि संसद किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पास करती है तो यह अविश्वास समस्त मंत्रिमंडल के विरुद्ध समझा जाता है और सारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि यह क्या है, एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब जहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है वहाँ पर प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के प्रति व्यक्तिगत तौर पर भी उत्तरदायी होता है। उस विभाग से संबंधित कार्यप्रणाली के लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होता है। संसद के सदस्य प्रत्येक मंत्री से उसके विभाग के कार्यों के संबंध प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका उत्तर देना संबंधित मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। वह मंत्री अपने विभाग के अनुचित कार्यों त्रुटियों के लिए अन्यों को दोष नहीं दे सकता, बल्कि वह स्वयं जिम्मेवार होगा। अपने विभाग के कार्यों की जिम्मेदारी मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। एक उदाहरण के द्वारा आप यहाँ पर देखेंगे कि एक भयानक रेल दुर्घटना के कारण प्राचीन समय में, यानी अगर हम पुरानी राजनीति में देखें, तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना त्यागपत्र दिया था और अपने विभाग से संबंधित कार्य में भ्रष्टाचार तथा घोटाले की जिम्मेवारी भी मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल। कार्यपालिका का कार्यकाल हम पढ़ चुके हैं 5 वर्ष का होता है, लेकिन लोकप्रिय सदन यानी कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो स्थिर नहीं है, वो किसी भी समय अपदस्थ की जा सकती है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद केवल उतने समय तक ही अपने पद पर बने रहते हैं जब तक संसद में लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। यदि संसद मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करे तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप भारत में सन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और सन 1997 में श्री HD देवेगौड़ा की सरकार और 1999 यानी कि 1999 में पुनः अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को संसद में लोकसभा में बहुमत न मिलने के कारण अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यानी कि पूरे विभाग का जो नेतृत्व है, पूरे मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री करता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व तथा नियंत्रण में कार्य करता है। भारत में मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण भी करता है और विभागों को विभाजन भी करता है और विभागों को मंत्रियों में फेरबदल भी करता है। राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त किया जाता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर सकता है तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाए रखता है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से मतभेद करता है तो वह उससे उसका त्यागपत्र मांग सकता है। उसके बाद हम लेंगे गोपनीयता वाले पॉइंट को। 7 पॉइंट आपको नहीं करना है बेटा। गोपनीयता के पॉइंट को, संसदीय शासन प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह भी है कि मंत्रिमंडल की सभी बैठकों को गोपनीय रखा जाता है। उनकी कार्यवाही को भी गुप्त तौर पर रखा जाता है। सभी मंत्रियों से भी आशा की जाती है कि वे अपने विभाग से संबंधित आंकड़ों को, कार्यवाही को गोपनीय रखेंगे। इसीलिए मंत्रियों को शपथ दिलाने से पहले अपने विभाग की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यदि कोई मंत्रिमंडल का मंत्री अपनी गोपनीयता को कायम नहीं रखता तो प्रधानमंत्री द्वारा उसका त्यागपत्र मांग लिया जाता है। प्रधानमंत्री का निचले सदन को भंग करने का अधिकार। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली की एक विशेषता यह भी है कि प्रधानमंत्री को निचले सदन को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को एक निश्चित कार्यकाल से पहले समाप्त कर सकता है, भंग कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वह उसी समय कार्य कर सकता है अगर प्रधानमंत्री उसे ऐसा करने का परामर्श दे। हमारा लास्ट पॉइंट है बेटा, विरोधी दल के नेता को कानूनी मान्यता प्राप्त होना। संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता भी है कि विरोधी दल को बहुत महत्व होता है। विरोधी दल के बगैर बहुमत दल की कार्यवाही पर नज़र नहीं रखी जा सकती। 1977 में पूर्व भारत में संगठित विरोधी दल का अभाव था, क्योंकि 1970 से पहले भारत में एक ही पार्टी का वर्चस्व था और वो था कांग्रेस, और उस समय कोई भी स्ट्रॉन्ग, हम कहें तो विपक्षी दल नहीं था जो संसद में उनके कार्य पर नज़र रख सके।
सन 1977 के संसदीय चुनावों के पश्चात बनी जनता पार्टी की सरकार द्वारा कानून पास करके संसद के दोनों सदनों में विरोधी दल के नेताओं को कानूनी मान्यता प्रदान की गई और उनके लिए वही वेतन व वही सुविधाएं निश्चित की गई जो कि कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को प्राप्त होती हैं। यानी कि उस समय के बाद जो मंत्रिमंडल है उसके विरोध में जो विपक्षी दल है उसके जो उम्मीदवार हैं, उसके जो कैंडिडेट्स हैं जो राज्यसभा लोकसभा में पहुंचे हैं, उन्हें भी वही सुविधाएं दी जाएंगी जो बहुमत दल के नेताओं या कैबिनेट मंत्रियों को प्राप्त होती हैं। आज के टॉपिक में बेटा इतना ही। आगे आने वाले टॉपिक में हम भारत के प्रधानमंत्री को लेंगे और उसकी शक्तियों को लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।